channel MedJX, and I am back with yet another session on PYQs, and the chapter that I'm going to discuss today is haloalkanes and haloarenes. तो बहुत प्यारा चैप्टर है, मज़ेदार चैप्टर है और इसको पढ़ने में PYQs करने में बहुत मज़ा आता है। तो शुरू करते हैं हम अपने हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स के साथ। तो देखो पहला क्वेश्चन है तुम्हारा, इसको मैं चाहूँ तो अल्कोहल फिनॉल ईथर्स में भी रख सकती हूँ, ठीक है, इस तरह से गिवन है, बट हाँ एल्काइल हैलाइड्स बनते हैं, तो ये क्वेश्चन आपको मैं यहाँ पे एड ऑन मैंने कर लिया। सो दिस क्वेश्चन इज बेसिकली बेटा, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम नीट 2024, पिछली साल का आया हुआ क्वेश्चन, और इससे भी पहले ये क्वेश्चन आया हुआ है 2024 से भी पहले ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हुआ है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है। देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल्स रिएक्ट इंस्टेंटेनियसली विद ल्यूकास रिएजेंट। अब ये ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है? तो बेटा कंसंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 को हम क्या कहते हैं? ल्यूकास रिएजेंट कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? ल्यूकास रिएजेंट। ध्यान रहे कि आपका यहाँ पर ZnCl2 इज एनहाइड्रस, हाइड्रस नहीं लेते हैं हम लोग, क्योंकि वाटर क्या होता है? लुईस बेस, ये क्या होता है? लुईस एसिड, तो उसका आपस में रिएक्शन हो जाएगा। तो ZnCl2 एज ए कैटलिस्ट काम करता है इस रिएक्शन में। और अब देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें तो मैं आपको बता दूं कि जो ल्यूकास रिएजेंट होता है वो 3 डिग्री अल्कोहल के साथ सबसे फास्ट रिएक्ट करता है। उसमें तो बिना एनहाइड्रस ZnCl2 के भी रिएक्शन हो जाता है, अगर हम कंसंट्रेटेड HCl ले तब भी रिएक्शन हो जाता है, क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, तो इसीलिए बहुत फास्ट ये रिएक्शन होता है। तो इसकी पहचान क्या है? जब 3 डिग्री अल्कोहल के साथ रिएक्शन करता है ल्यूकास रिएजेंट, हमें क्या मिल जाता है? RX, राइट, 3 डिग्री। एंड वेरी वेरी फास्ट हम ऐसा कहते हैं कि टर्बिडिटी इमीडिएटली आ जाती है। टर्बिडिटी मतलब मिल्कीनेस, है ना? इमीडिएटली हमें टर्बिडिटी अपीयर होती है इसमें, पर्टिकुलर इस टेस्ट में। तो हम 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री को इस तरह से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। 2 डिग्री एल्कोहल्स में टर्बिडिटी जो है वो हमारी 5 मिनट बाद आती है, एंड 1 डिग्री इज अ वेरी वेरी स्लो रिएक्शन, उसमें जो टर्बिडिटी होती है वो बहुत देर बाद आती है, वेरी वेरी स्लो, वेरी वेरी स्लो। तो सबसे अच्छा इन्होंने पूछा इंस्टेंटेनियसली कौन रिएक्ट करेगा, तो 3 डिग्री करेगा। कहाँ है 3 डिग्री अल्कोहल? फोर्थ ऑप्शन में, यस। सो फोर्थ ऑप्शन इज माय करेक्ट ऑप्शन, ठीक है जी। ओके हाँ, मेरा माइक सही है ना? कई बार मुझे ऐसा लगता है बीच बीच में, ऐसे लगता रहता है कि जैसे माइक ऑफ तो नहीं है। चलो, नाउ द कंपाउंड दैट विल अंडरगो SN1 रिएक्शन विद द फास्टेस्ट रेट। तो बेटा SN1 रिएक्शन में सबसे फास्ट, इनमें से पर्टिकुलर कंपाउंड्स में से सबसे फास्ट किसमें होगा? तो हमें ये पता होना चाहिए SN1 रिएक्शन में जो तुम्हारा इंटरमीडिएट बनता है, इट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर। इसमें जो इंटरमीडिएट बनता है वो क्या बनता है बेटा जी? कार्बोकेटायन। हमारे पास कार्बोकेटाइन बनता है, और जितना स्टेबल तुम्हारा कार्बोकेटाइन बनेगा उतना ही फास्ट रिएक्शन होगा। अब इसमें से देखो Br निकलेगा जब लीविंग ग्रुप लीव करेगा। कैसे हमें इमेजिन करना है कि आपका जो Br निकलेगा तो कार्बोकेटाइन यहाँ बनेगा। अच्छा, ये कैसा है? 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, यहाँ पे अगर Br निकलेगा तो कार्बोकेटाइन यहाँ बनेगा विच इज 2 डिग्री। यहाँ से Br निकलेगा तो कार्बोकेटाइन यहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा कार्बोकेटाइन तुम्हारा, दैट इज sp2 कार्बन पे, विच इज अनस्टेबल। यहाँ पर Br निकलेगा, यहाँ पे बना दो नीचे से, है ना? यहाँ पे बना देती हूँ इसे ऐसे। तो आपके पास जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो कुछ इस तरह का कार्बोकेटाइन बनने वाला है। यहाँ पे लगा देती हूँ मैं CH3,
अब बेटा तुम खुद देखो, दिस कार्बोकेटाइन इज हाईली स्टेबल, क्योंकि रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज हो रहा है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कहाँ बन रहा है? फोर्थ वाले ऑप्शन में। तो सबसे फास्ट रेट किसका होगा? फोर्थ वाले का। तो ध्यान रहे, SN1 रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट बनता है वो कार्बोकेटाइन होता है। तो आप कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी चेक करके अपना आंसर दे सकते हो। SN2 में क्या होता है? SN2 में तो हमारी ट्रांजिशन स्टेट बनती है, इंटरमीडिएट स्टेट बनती है। उसमें कैसे देखते हैं? ठीक है, जब सवाल आएगा तब देख लेंगे, या फिर मैं आपको बता सकती हूँ कि उसमें जनरली हमारी जो ट्रांजिशन स्टेट बनती है उस पर कैसा चार्ज आता है? नेगेटिव। तो जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं वो उस ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज करते हैं, क्योंकि बैक साइड अटैक होता है। सो वी डोंट वांट क्राउडिंग उसमें नहीं चाहिए होती है। जितना कम क्राउडिंग होगा उतना रेट फास्टर होगा। तो 1 डिग्री फॉलोड बाय 2 डिग्री फॉलोड बाय 3 डिग्री। तो मैंने आपको जल्दी से डिफरेंशिएट कर दिया। अच्छा जी, अब इस रिएक्शन में हमें क्या बोला है? ए और बी प्रोडक्ट पहचानने हैं। तो मेजर प्रोडक्ट ए एंड बी फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है जी, PbR3 हम लोगों को दिया है। तो हमारे पास जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा? क्या बन जाएगा हमारे पास फर्स्ट प्रोडक्ट? तो देखो यहां पर तुम्हारे पास जो मेरे पास फर्स्ट प्रोडक्ट बनेगा, ये मुझे दिया है OH, ये मुझे दिया है CH3, और यहाँ मुझे दिया है PbR3। PbR3 यहाँ पर दे रखा है। तो क्या क्या रिएक्शन होगा भाई? ये दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। OH को हटाकर यहाँ पे क्या आ जाएगा? Br आ जाएगा। OH को हटाकर यहाँ पे क्या आ जाएगा? Br आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर OH को हटा के Br आ जाएगा। दिस इज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये चीज यहां तक बन गई मेरे पास। ए प्रोडक्ट बन गया। तो उसके बाद बी प्रोडक्ट के लिए इन्होंने क्या यूज किया है? एल्कोहलिक KOH। अच्छा, मैंने आपको इवन हाइड्रोकार्बन्स में भी हमने डिस्कस किया था, जो एल्कोहलिक KOH होता है बेटा, ये हमेशा क्या करवाता है? आपका एलिमिनेशन। अगर एक्वस KOH होता है तो वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाता है, लेकिन अगर एल्कोहलिक KOH है तो हमेशा तुम्हारा कौन सा रिएक्शन होगा? एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में देखो, बीटा हाइड्रोजन कहाँ कहाँ है? यहाँ भी मैम बीटा हाइड्रोजन है, यहाँ भी बीटा हाइड्रोजन है। तो क्या होगा? डिहाइड्रो हेलोजिनेशन है ना, हाइड्रोजन भी निकलेगा और तुम्हारा ब्रोमीन भी H निकलेगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, Br भी तुम्हारा क्या हो जाएगा? आउट हो जाएगा यहाँ से। तो एल्कीन का फॉर्मेशन होगा, एलिमिनेशन में एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। अच्छा, यहाँ से निकलेगा, यहाँ से, अच्छा ये वाला निकलेगा, ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा तुम्हारा। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, ये ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है। ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन जो होती है दैट इज आर मेजर प्रोडक्ट। अगर तुम ये वाला हाइड्रोजन निकाल देते तो तुम्हारे पास कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनता। तो आप देख लो, ये एल्कीन ज्यादा स्टेबल है, या आप नंबर ऑफ अल्फा H भी काउंट कर सकते हो, जिसमें ज्यादा होते हैं वो स्टेबल होती है। इसे हम क्या कहते हैं? सेड्स-एफ प्रोडक्ट, सेड्स-एफ प्रोडक्ट, राइट? तो दैट मीन्स दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ पे हम देखें तो यस, तो ए ऑप्शन जो होगा हमारा दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है जी, नोट डाउन करो। ओके, सो नेक्स्ट, द प्रोडक्ट्स ए एंड बी obtained in the following reaction respectively are। तो देखो, हमें यहाँ पर साइड प्रोडक्ट पूछ लिया। मेनली हम ये रिएक्शन दोनों एनसीईआरटी में पढ़ते हैं। ROH प्लस PCl3 है ना, ये रिएक्शन कौन सा होता है? SN2 मैकेनिज्म फॉलो करता है। एनसीईआरटी में दोनों रिएक्शंस दे रखे हैं। हालांकि मैकेनिज्म अगर आपको चलो नहीं भी ध्यान है, बट प्रोडक्ट ध्यान में होना चाहिए, राइट? तो यहाँ पे आप कैसे करते हो? मैंने आपको बताया था जब मैंने पढ़ाया था आपको हेलो एल्केन्स, तो उसमें आप ऐसे लिख दो ROH, और आप इस तरह से 3 बार लिख दो। यहाँ पे आपके 3 मोल यूज होते हैं, लिखा है क्वेश्चन में, लिखा है, मैं ऐड करना भूल गई थी। तो आप इस तरह से लिख दो ROH, और इस तरह से आप इसमें क्या रख दो? PCl3, और ये जो है तुम्हारा निकल जाएगा यहाँ से H3PO3। नीचे लिख देती हूँ
H3PO3 यहाँ से बाहर निकल जाएगा और ये 3Cl 3R के साथ ज्वाइन करके 3RCl दे देंगे। तो साइड प्रोडक्ट पहले रिएक्शन में जो A है वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, H3PO3, PO3 है यहाँ पे 4 है, H3PO3 राइट। अब ROH PCl5 को मैंने कैसे लिखना सिखाया था, ऐसे लिखो ROH और इस तरह से लिख सकते हो, या तो ऐसे लिख दो, ठीक है। एक तो HCl गया यहाँ पे दिया हुआ है और एक बन गया तुम्हारा RCl, राइट, एक ये बन गया और साथ में देखो बीच में POCl3 हमारा बन गया। तो इट मीन्स A जो है दैट इज H3PO3 एंड B जो है दैट इज POCl3। तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, Which among the following reactions of alkyl halides produces isonitrile as a major product? हेलोएल्केन्स हेलोएरीन्स में देखो तुम्हें एक एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल्स बताए हैं जो यूज किए हैं यहाँ पे, जैसे AgCN KCN हो गया। तो देखो RX का रिएक्शन HCN के साथ कराओ तो यहाँ से जो न्यूक्लियोफाइल मिलता है साइनाइड नेगेटिव, ये यहाँ पे अटैक करेगा, X निकलेगा, तुम्हें RCN मिलेगा। तो तुम्हें यहाँ पे क्या मिल रहा है, नाइट्राइल, साइनाइड बोलो नाइट्राइल बोलो, राइट। अब हमें पूछा आइसोसाइनाइड या आइसोनाइट्राइल कहाँ बनेगा, तो देखो RX का रिएक्शन जब आप AgCN के साथ कराते हो तब हमको क्या मिलता है, आइसोनाइट्राइल। मैं आपको समझाती हूँ, KCN के साथ कराओगे तो भी RCN मिलेगा और NaCN के साथ कराओगे तो भी RCN मिलेगा, सिर्फ आपको आइसोनाइट्राइल किस में मिल रहा है, B में। तो आंसर तो B ओनली होगा। तो देखो हमें क्या बोला था, AgCN में क्योंकि ये बॉन्ड कैसा होता है, कोवेलेंट होता है, और KCN में ये जो बॉन्ड होता है ये आयनिक होता है, तो कैसे टूटता है, K पॉजिटिव CN नेगेटिव में, राइट। तो आपको पता है क्योंकि ये एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर भी लोन पेयर है, लेकिन लोन पेयर से अच्छा डोनर कौन होता है, नेगेटिव चार्ज। तो KCN के केस में जो हमारे पास, और ये नेगेटिव मैंने ऐसे लिखा है बट ये कार्बन पे ऐसे नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली कार्बन की तरफ से अटैक होगा तो साइनाइड बनेगा। यहाँ पे क्योंकि ये कोवलेंट बॉन्ड है, कार्बन के ऊपर कोई नेगेटिव नहीं बन रहा है, तो हमारे सिर्फ लोन पेयर फ्री है, तो लोन पेयर जो होंगे वो तुम्हारे R पे अटैक करेंगे और RNC बन जाएगा, ठीक है। तो ये एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल वाला पार्ट थोड़ा ध्यान में रखना, B इज द आंसर, B ओनली। इज दैट क्लियर? हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिएक्टेंट्स इन द कन्वर्जन ऑफ 4-नाइट्रोटोल्यूइन टू 2-ब्रोमोटोल्यूइन। अच्छा, हमें क्या बोला, 4-नाइट्रोटोल्यूइन, 4-नाइट्रोटोल्यूइन, टोल्यूइन बना दो, ये तुम्हारी टोल्यूइन, फोर्थ पोजीशन पे लगा दो नाइट्रो। हमें इससे क्या बनाना है, हमें बनाना है 2-ब्रोमो, हमें बनाना है 2-ब्रोमोटोल्यूइन। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे यहाँ पर किसी ना किसी तरह से ब्रोमीन को लेके आना पड़ेगा, जो भी रिएजेंट्स दिए हैं। तो देखो अब NaNO2 का रिएक्शन यहाँ पे कराऊंगी, NO2 के साथ क्या कुछ नहीं बनेगा, टिन HCl से भी मेरा कोई ब्रोमीन यहाँ पे नहीं लगने वाला है, राइट। ये तो रिडक्शन करा देगा हमारा, NO2 का एमाइंस बना देगा, ओके। बट मुझे पहले क्या चाहिए, ब्रोमीन चाहिए, और नीचे भी टिन HCl दे रखा है। तो मैं सबसे पहला रिएक्शन करवाऊंगी बेटा, पहला रिएक्शन मैं करवा दूंगी Br2 के साथ। अब ये कौन सा रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये वाला ग्रुप कैसा है तुम्हारा, +H ग्रुप, ये कैसा ग्रुप है तुम्हारा, -M ग्रुप। इसके अकॉर्डिंग ऑर्थो पैरा पोजिशन पे सब्स्टिट्यूशन होनी चाहिए, इसके अकॉर्डिंग मेटा पे होनी चाहिए। तो इसका ऑर्थो ये और इसका मेटा ये, पैरा तो वैसे ही ऑक्यूपाइड है, तो आप यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे ब्रोमो ग्रुप अटैच कर सकते हैं आराम से, ठीक है जी। हो गई ब्रोमिनेशन, साथ में NO2 भी है, लेकिन हमें NO2 नहीं चाहिए, वी डोंट वांट दिस NO2, क्योंकि हमें तो 2-ब्रोमोटोल्यूइन बनाना है। अब मैं क्या करती हूँ, वैसे तो एक ही ऑप्शन अब हमारा बचता है जो हम यूज कर रहे हैं, तो यहाँ से अगर मैं NaNO2 के साथ रिएक्शन करवा दूं भाई, NaNO2 नहीं, उसके बाद है तुम्हारा टिन HCl, इसके साथ तो अभी रिएक्शन नहीं होगा। टिन HCl क्या करा देगा, इसका रिडक्शन, रिडक्शन NO2 का, तो किस में चेंज हो जाएगा ये भाई, NH2 में चेंज हो जाएगा,
NH2 में चेंज होने के बाद फिर इन्होंने क्या लिया है, NaNO2HCl लिया है। NaNO2HCl से तुम्हें क्या मिल जाएगा, ठीक है, माइंस में पढ़ते हो ये रिएक्शन तुम, हमें यहाँ पे मिल जाएगा डाइजोनियम सॉल्ट, यहाँ तुम्हें मिल जाएगा HCl भी है साथ में, ठीक है, या फिर HNO2 दे देते ये लोग, N2 पॉजिटिव है ना, कोई भी यहाँ पे साथ में, अच्छा Cl है तो Cl, तो ये हमें क्या मिल गया, डाइजोनियम सॉल्ट मिल गया। लास्ट में बेटा हम अगर यहाँ पर H2O और H3PO2 ऐड कराएंगे, ये रिएक्शन एनसीईआरटी में दे रखी है, अमाइंस चैप्टर में ये दे रखी है, तुम यहाँ से देखो कि ये तुम्हारा यहाँ पर ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये लीव कर जाएगा और यहाँ पे आके H लग जाएगा, H लग जाएगा, तो दैट मीन्स एक तरह से ये वाला ग्रुप रिमूव हो गया और हमारे पास ये ब्रोमो, ठीक है, तो हमारे पास क्या बन गया है अब, 2 ब्रोमोटॉल्विन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन, तो हम लोगों को देखो यहाँ पर ये पर्टिकुलर रिएक्टेंट दे रखा है और बोला KCN, तो सीधे सब्सटीट्यूशन रिएक्शन तुम्हारा, ये सब्सटीट्यूशन क्या बन जाएगा, तो हमारे पास बन जाएगा ये इस तरह से। फिर इन्होंने क्या करवा रखा है, साइनाइड की हाइड्रोलिसिस, ठीक है, HCl और हीट भी दे रखा है, तो क्या होगा, यहाँ से एसिड बनेगा, साइनाइड की हाइड्रोलिसिस करवाएंगे हम, स्ट्रॉन्ग एसिड की प्रेजेंस में हीट कराते हैं, तो क्या बनता है हमारे पास बनता है COOH, एसिड बन जाता है इसकी हाइड्रोलिसिस से। मैंने करवाई है साइनाइड की हाइड्रोलिसिस आप लोगों को डिस्कस, तो डिटेल वीडियो आप देख सकते हो मेरा वहां पे अमाइंस चैप्टर में। उसके बाद इन्होंने क्या बोला है, Br2 रेड फॉस्फोरस हमने यहाँ पर ऐड करवाया है, राइट, तो हमारे पास क्या होगा, साथ में वाटर भी है, तो ये रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है भाई, दिस इज तो HVZ रिएक्शन, राइट, Br2 और रेड फॉस्फोरस, तो आपका अल्फा पोजीशन पे क्या लग जाएगा, यहाँ पे अल्फा पोजीशन पे आपके पास यहाँ पर लग जाएगा ब्रोमीन, तो मींस सेकंड आंसर यहाँ पर आपका इज द करेक्ट आंसर, ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगर हम आइडेंटिफाई एक्स इन इट, तो एक तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर दिस पर्टिकुलर रिएक्टेंट हम Mg के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं ड्राई ईथर में, तो सबसे पहले क्या बन जाएगा, ग्रिनियार्ड रिएजेंट बनेगा। अच्छा, हमारा Mg यहाँ पे इंसर्ट होता है या यहाँ पे इंसर्ट होता है ना, हेलोजन और कार्बन के बॉन्ड के बीच में इंसर्ट होता है, तो अब मुझे बताओ Br और कार्बन के बीच में इंसर्ट होगा या कार्बन Cl, देखो ये वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है इसके कंपैरेटिवली, तो यहाँ ऐड होगा, ये जल्दी टूटेगा, तो तुम्हारा जो ग्रिनियार्ड रिएजेंट बनेगा यहाँ से वो बनेगा ये वाला MgBr, इस तरह से, ठीक है जी, ये बन गया। अब आगे तुम किससे रिएक्शन करवा रहे हो, D2O से, D2O से, वाटर से, अल्कोहल से, एसिड से, एमाइन से, किसी से भी अगर हम रिएक्शन कराएं तो सबसे पहला क्या रिएक्शन होता है जी, एसिड बेस्ड रिएक्शन, क्योंकि उनके पास क्या होता है, एसिडिक H होता है। D2O के केस में क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन का आइसोटोप है D, तो D है, तो तुम्हें पता है कि यहाँ पर क्या लगेगा, इधर तुम्हारा क्या है, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, तो यहाँ पे इसको अगर मैं ऐसा लिखूं, अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं D पॉजिटिव OD, तो तुम्हें पता है ये एसिडिक है, तो यहाँ से ये इस पे अटैक करेगा और इधर तुम्हारा D लग जाएगा और इस तरह का हमको क्या मिल जाएगा, प्रोडक्ट, तो है ऐसा कोई प्रोडक्ट, हाँ जी, फर्स्ट वन। तो ये ध्यान रखना बेटा, एसिड बेस्ड रिएक्शन बहुत फास्ट होते हैं, इसीलिए ग्रिनियार्ड रिएजेंट के सामने कभी भी एसिडिक H आ जाए, चाहे वाटर आ जाए, चाहे तुम्हारा अल्कोहल आ जाए, चाहे तुम्हारा एमाइन आ जाए, चाहे तुम्हारा एसिड आ जाए, तो सबसे पहले तुम्हारा क्या होता है, एसिड बेस्ड रिएक्शन और एल्केन का फॉर्मेशन हो जाता है, राइट इसीलिए हम ग्रिनियार्ड रिएजेंट को वाटर में स्टोर नहीं करते हैं, हम लोग ड्राई ईथर में स्टोर करते हैं, क्योंकि उसके पास कोई एसिडिक H नहीं है, देखो कोई एसिडिक H नहीं है। एसिडिक H कौन होता है, जो डायरेक्टली इलेक्ट्रोनेगेटिव से अटैच हो, यहाँ तो कार्बन से अटैच है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से थोड़ी हाइड्रोजन अटैच है, ठीक है। चलिए, तो ये वाला क्वेश्चन भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द गिवन कंपाउंड, ये जो कंपाउंड है ये बताओ किसका एग्जाम्पल है, एराइल हैलाइड का, एलाइलिक हैलाइड का, विनाइलिक हैलाइड का, या फिर बेंजाइलिक हैलाइड का। ये देखो मैंने बोला है कि एनसीईआरटी का कोई भी पेज ऐसा अनइम्पॉर्टेंट नहीं होता है। हाँ, जो जनरली जो पहला पेज दे रखा होता है इंट्रो वाला, उसमें से इतने क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन उसके बाद इवन जो नॉमेनक्लेचर वाला, कॉमन नेम्स वाला भी तुम्हें पोर्शन दिया होता है, टेबल दिया होता है, वो सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये तुम्हारे हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स के चैप्टर में जहाँ क्लासिफिकेशन हम पढ़ते हैं वहीं से ये क्वेश्चन है, और तुम्हें बहुत अच्छे से बताया जाता है एराइल हैलाइड किसे कहते हैं, एलाइल किसे कहते हैं, विनाइल किसे कहते हैं, बेंजाइलिक किसे कहते हैं। ठीक है, तो एराइल हैलाइड की बात करें तो डायरेक्टली अगर तुम्हारा बेंजीन रिंग या एरोमेटिक के साथ एक्स जुड़ा हो तो एराइल हैलाइड। एलाइलिक पे बात में आती हूँ, विनाइलिक, विनाइलिक डायरेक्टली डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हो तो विनाइलिक हैलाइड बोलेंगे। बेंजाइलिक हैलाइड अगर बेंजीन के बाद CH2 हो, उसके साथ जुड़ा हो, मतलब sp3 डबल बॉन्ड के बगल में, बेंजीन के बगल में जो sp3 कार्बन होगा उससे जुड़ा हो तो बेंजाइलिक। और एलाइलिक बेटा देखो, एलाइलिक हम लोग किसे बोलेंगे, तो यहाँ पे जो तुमको दिया हुआ है, यहाँ पर जो हेलोजन है वो किससे अटैच्ड है, इस वाले कार्बन से। तो तुम ये देखो कि ये डबल बॉन्ड के बगल में जो sp3 कार्बन है उससे तुम्हारा X जुड़ा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, एलाइलिक। जब भी आपका डबल बॉन्ड के बगल में जो कार्बन होता है डबल बॉन्ड के साथ जुड़ गया तो तुम्हारा विनाइल हो गया। अगर डबल बॉन्ड के साथ में जो कार्बन है उसके साथ तुम्हारा हेलोजन अटैच है, मतलब डबल बॉन्ड के बगल में एक sp3 कार्बन होता है तो उसे एलाइलिक कहते हैं। बगल में sp3 के साथ हेलोजन जुड़ा हो तब उसे एलाइलिक कहते हैं। अगर बेंजीन रिंग के बगल में sp3 हो फिर X जुड़ा हो उस sp3 के साथ तो उसे बेंजाइलिक कहते हैं। फर्क है, ये मत सोचना कि मैम यहाँ भी तो डबल बॉन्ड होता है ना, भाई ये बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन में है डबल बॉन्ड तो इसे बेंजाइलिक कह रहे हैं। बेंजाइलिक में डबल बॉन्ड के बगल वाला sp3 के साथ तो बेंजाइलिक, और वैसे डबल बॉन्ड के बगल में sp3 तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है ये नॉर्मल वाला, बेंजाइलिक वाला बेंजीन वाला दूर है उसके बगल में नहीं है, तो ये वाले डबल बॉन्ड के बगल में जो sp3 कार्बन है उसके ऊपर जो X है, ये कंफ्यूजन के लिए ऐसे क्रिएट किया था कि बेंजीन रिंग भी बना रखी थी। अगर तो यहाँ पे ऐसा सिनेरियो होता कि CH2 होता फिर X तो बेंजाइलिक होता, बट ये कैसा है तुम्हारा एलाइलिक। सो दिस इज योर एलाइलिक हैलाइड। ठीक है जी, उसके बाद देखेंगे द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CX। तो बॉन्ड एंथैल्पी वाले टेबल दे रखे हैं, डायपोल मोमेंट वाले, कई बार डायपोल मोमेंट का क्वेश्चन आता है क्योंकि उसमें थोड़ा सा ऑर्डर में हल्का सा चेंज है आपको पता है, लेकिन बॉन्ड एंथैल्पी में सबसे ज्यादा होती है CH3F की, फिर CH3Cl, फिर Br, फिर I। चलो नेक्स्ट, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन ऑफ 2-ब्रोमोपेंटेन। 2-ब्रोमोपेंटेन बना लो पहले, ये तुमने बना लिया 5 कार्बन। ठीक है जी, बना दी हमने 2-ब्रोमोपेंटेन। ठीक है, 2-ब्रोमोपेंटेन बना दी। अब ये कह रहा है इसमें से जो तुम्हारा प्रोडक्ट बना है वो बना है पेंट 2 इन, पेंट पेंट 2 इन। क्या हुआ होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन है ना, ये साफ साफ एलिमिनेशन, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन है। तो ये बोल रहा है कि जो प्रोडक्ट है वो किस पे बेस्ड है, हुंड्स रूल, हॉफमैन रूल, हक्कल रूल, सेजेफ रूल। हक्कल रूल, हंड्स रूल कहाँ से आ गया यहाँ पे, हॉफमैन सेजेफ में सोच सकते हो, लेकिन यहाँ पे सेजेफ प्रोडक्ट ही बनेगा। हॉफमैन जहां जहां बनता है वो मैंने आप लोगों से डिस्कस किया है कि हॉफमैन किस किस केस में मेजर बनता है, लेकिन यहाँ पे जो मेजर बनेगा सेजेफ बनेगा। सेजेफ इज द मोस्ट सब्सटीट्यूटेड एल्कीन जो होती है उसे हम कहते हैं सेजेफ प्रोडक्ट। तो यहाँ पे भी तुम्हारा क्या था, बीटा एच था, है ना, तो हम क्या करते थे, यहाँ पे भी तुम्हारा क्या था, बीटा हाइड्रोजन था। यहां से अगर मैं एक हाइड्रोजन ऐसे बना लूं, यहाँ 2 बीटा थे, ठीक है, अल्फा से हेलोजन, बीटा से एच जाना है तो इस बीटा से जाएगा, और ये प्रोडक्ट तुम्हारा पेंट 2 इन बनाना था, मैंने पेंट 1 इन बना दिया। चलो इसे सही कर लो।
हाँ जी, तो पेंटटूइन कब बनेगा? जब यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा। यही तो ज्यादा सब्सटीट्यूटेड एल्कीन है, जो मैंने पहले बनाई थी वो लेस सब्सटीट्यूटेड थी। इसे क्या बोलते हैं? सेजेफ प्रोडक्ट। ठीक है, तुम क्या कर लिया करो, तुम्हें मोस्ट सब्सटीट्यूटेड लेस सब्सटीट्यूटेड अगर समझ नहीं आती है तो अगर मैं पेंटवानीन बना देती जैसा मैंने पहले लिखा था, तो तुम यहाँ पे देखो ये एल्कीन है और इसके बगल में एक अल्फा कार्बन है, उस पे दो है। अल्फा एच कितने हैं? दो। यहाँ पे तुम देखोगे एल्कीन के बगल में एक ये अल्फा कार्बन, एक ये अल्फा कार्बन, 3+2 अल्फा एच 5। ऐसे भी गिन सकते हो। जितने अल्फा हाइड्रोजन होते हैं उतनी एल्कीन तुम्हारी स्टेबल होती है थ्रू हाइपर कॉन्जुगेशन, राइट? या फिर मोस्ट सब्सटीट्यूटेड भी यही है ना, ये वाला बॉन्ड ज्यादा सब्सटीट्यूटेड है, ये थोड़ी है उसके कंपैरिजन में। ओके, तो फोर्थ ऑप्शन इज आर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है जी। Question: which of the following will not undergo SN1 reaction with OH negative ion? तो SN1 रिएक्शन कौन नहीं देगा? सबसे पहली बात है, SN1 रिएक्शन में स्टेबिलिटी का ऑर्डर अगर हम रिएक्टिविटी का ऑर्डर देखें तो 3 फिर 2 फिर 1, क्योंकि कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है। तो हम देखें कि स्टेबिलिटी मतलब जो इंटरमीडिएट है वो स्टेबल कौन से में बन रहा है। तो पहले में देखो Cl चला जाएगा तो तुम्हारा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन जाएगा, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन जाएगा, तो दैट मीन्स ये तो SN1 दे देगा। सेकंड वाला देखो, सेकंड वाले में तुम्हारा जब CH निकल जाएगा, Cl निकल जाएगा, तो तुम्हारा 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा विच इज नॉट स्टेबल। तो दैट मीन्स ये हमारा SN1 रिएक्शन नहीं देगा। अब थर्ड भी चेक कर लेते हैं। थर्ड में जब थर्ड में जब तुम्हारे पास Cl निकल जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। तो ये कैसा बन गया? ये तो स्टेबल कार्बोकेटाइन है, रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज हो रहा है, तो यहाँ पे भी SN1 रिएक्शन हो जाएगी। थर्ड वाले में जब ये निकल जाएगा Cl तो यहाँ बनेगा, तो ये भी रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज है, एलाइलिक कार्बोकेटाइन बन रहा है। तो दैट मीन्स सिर्फ जो तुम्हारा सेकेंड ऑप्शन है जहाँ 1 डिग्री के टाइम बन रहा है विच इज अनस्टेबल, अनस्टेबल, तो हमारे पास ये जो है SN1 रिएक्शन नहीं देता। 1 डिग्री SN2 देता है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिएक्ट फास्टर थ्रू SN1 मैकेनिज्म? अब सेम ही चीज पूछ रहे हैं ये एक तरह से। फास्टर भी वही रिएक्ट करेगा जिसमें कार्बोकेटाइन स्टेबल बनेगा। तो पहले वाले में Cl को निकालो तो तुम्हारा 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है, तो ये तो हमारा देना ही नहीं चाहेगा ना SN1। सेकेंड वाले में Cl निकालो तो देखो एलाइलिक कार्बोकेटाइन बन रहा है, रेजोनेंस के थ्रू स्टेबल है। यहाँ पे तुम Cl निकालोगे तो बड़ा अनस्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, क्योंकि तुम्हें पता है एराइल हैलाइड्स तो वैसे भी NSR नहीं देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते हैं, डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी होता है, तो ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, इसको तोड़ना मुश्किल है। तोड़ भी दिया तो यहाँ पे जो कैटाइन बनेगा, कैटाइन बनेगा वो तुम्हारा कैसा होगा? हाईली अनस्टेबल, sp2 पे पॉजिटिव। ठीक है जी, तो इसका मतलब ये तुम्हारा SN1 क्या SN2 भी नहीं देता है, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस नहीं देते हैं। और उसके बाद तुम्हारे पास CH2 CH Cl भी दिया है भाई। अगर यहां से गया तो ये भी तुम्हारे पास, ये भी क्या बनाएगा? तुम्हारे पास एक अनस्टेबल कैटाइन बनाएगा, अनस्टेबल कैटाइन बनाएगा। तो ये भी तुम्हारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग विल, अच्छा रिएक्ट फास्टर पूछा है ना, तो ये भी नहीं देगा भाई, ये भी नहीं देगा, क्योंकि इसमें भी तो सेम ही चीज है ना, ये भी तो सेम ही चीज है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर है क्योंकि इसके लोन पेयर हैं और ये कैटाइन स्टेबल नहीं है, तो ये भी नहीं देना चाहेगा। हमसे पूछा है फास्टर कौन देगा, ये 1 डिग्री, ये भी फास्ट नहीं देगा क्योंकि अनस्टेबल है। तो फास्ट सिर्फ तुम्हारा कौन देगा? एलाइलिक कार्बोकेटाइन जहां बन रहा है, क्योंकि यहाँ एक स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है जो रेजोनेंस के थ्रू तुम्हारा स्टेबलाइज हो रहा है। मैं बना दूं अगर तुम्हें इसे अलग से, तो ये देखो ये तुम्हारा कार्बोकेटाइन यहाँ बन रहा है एंड ये तुम्हारा रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज हो रहा है। नेक्स्ट, ऑन द फॉलोइंग of the following alcohols that one the one that would react faster with concentrated HCl and anhydrous ZnCl2 is वही लुकास रिएक्शन जो 3 डिग्री होगा, वो जल्दी रिएक्ट कर जाएगा, टर्बिडिटी फास्ट आएगी। तो 2 मिथाइल प्रोपेनॉल, 2 मिथाइल प्रोपेनॉल
भाई ये कैसा अल्कोहल है, ये तो तुम्हारा 1 डिग्री अल्कोहल है, तो ये तो फास्ट रिएक्ट नहीं करेगा। ब्यूटेनॉल भी 1 डिग्री होता है, ब्यूटेनॉल भी 1 डिग्री, ये भी नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा। ब्यूटेन 2 बना दो, ये 2 डिग्री हो गया, ये भी फास्ट नहीं करेगा। इसे देखो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 को, ये प्रॉप 2 मिथाइल 2 कैसा है भाई, ये 3 डिग्री। यहाँ से जब OH लीव करेगा तुम्हारा तो ये क्या बनाएगा, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, तो ये बहुत जल्दी रिएक्ट करता है। सो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद देखो, कंसीडर द रिएक्शन CH3 CH2 CH2 Br NaCN, तो CH3 CH2 CH2 CN NaBr बन रहा है और पूछा है रिएक्शन किस में फास्टेस्ट होगा। ये हमें कुछ सॉल्वेंट्स दे रखे हैं, तो सबसे पहले तो तुम अगर ये पहचान पाओगे कि रिएक्शन तुम्हारा SN1 है या SN2 है तभी तुम बता पाओगे। तो यहाँ पे तुम देखो कि ये 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, तो 1 डिग्री जो होते हैं वो कौन सा रिएक्शन देते हैं, SN2। अगर ये SN2 देगा तो SN2 जो रिएक्शंस होते हैं उनको कौन से सॉल्वेंट्स प्रेफर करते हैं, पोलर एप्रोटिक, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स फेवर करते हैं। और SN1 को कौन फेवर करता है, पोलर प्रोटिक। पोलर प्रोटिक कौन से, जहां पे हमारे पास हाइड्रोजन विल बी बॉन्डेड टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, राइट। तो वाटर में तुम देख लो H है, एसिडिक H है। इथेनॉल में तुम देख लो एसिडिक H है। मीथेनॉल में तुम देख लो एसिडिक H है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से बॉन्डेड हैं हाइड्रोजन्स तुम्हारी, तो ये पोलर प्रोटिक है। N डाइमिथाइल फॉर्मामाइड DMF इज द ओनली वन जहां भी कोई हमारे पास ऐसा एसिडिक H नहीं है, ठीक है। तो मैं बना दूं जरा तुम्हारे लिए N डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, तुम खुद ही देख लो N डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, क्या तुम्हें कोई भी हाइड्रोजन यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ दिख रहा है, नहीं। तो दैट मीन्स दिस इज योर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, और ये हमें क्या देगा, ये इसी में तुम्हारा जो SN2 का रेट होगा वो फास्टर होगा, ठीक है, फास्टेस्ट होगा इसमें। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बाइफिनाइल्स इज ऑप्टिकली एक्टिव, इनमें से कौन सी बाइफिनाइल ऑप्टिकली एक्टिव है। तो मैंने ये तुम्हें स्टीरियो आइसोमेरिज्म में पढ़ाया था, जब बाइफिनाइल्स के ऑर्थो पोजीशन पे हमारे बल्की ग्रुप्स अटैच होते हैं दोनों रिंग्स में, तब हमारे पास वो सेम प्लेन पे नहीं होती हैं, तब वो रिंग सेम प्लेन पे नहीं होती हैं। और हमें पता है प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होना चाहिए अगर कोई भी कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होता है। अगर ये रिंग्स ऐसे सेम प्लेन में रही तो वही प्लेन ऑफ सिमेट्री तो प्रेजेंट होगा, अगर ये दोनों सेम प्लेन पे नहीं होती हैं तब इसमें कोई प्लेन प्रेजेंट नहीं होगा। और ऐसे ये सेम प्लेन में कब नहीं रहती हैं, जब इनके ऑर्थो पोजीशन पे बल्की ग्रुप्स जुड़े होते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन में देखो, ऑर्थो पे तुम्हारे दो बल्की ग्रुप्स जुड़े हुए हैं, हल्के ग्रुप्स नहीं होने चाहिए, बल्की ग्रुप्स होने चाहिए। तो दैट मीन्स दिस वन विल बी योर ऑप्टिकली एक्टिव बाइफिनाइल। Now, two possible stereo structures of CH3, CH, OH, COH which are optically active. ठीक है जी, यहाँ पे हम लोगों को कार्बन के साथ मिथाइल ग्रुप जुड़ा है, H जुड़ा हुआ है, OH जुड़ा हुआ है, COH जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये कैसा कार्बन है, कायरल कार्बन है, क्योंकि चारों ग्रुप्स कैसे हैं, चारों ग्रुप्स हमारे डिफरेंट हैं। अब बोल रहे हैं कि ऑप्टिकली एक्टिव ये कौन सा स्टीरियो आइसोमर बनाएगा जो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो देखो मीजोमर्स तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, उनमें क्या होता है, दो कायरल सेंटर होते हैं और वो इंटरनल कॉम्पनसेशन की वजह से क्या होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, एक अगर लाइट को लेफ्ट रोटेट करेगा, दूसरा राइट करेगा, तो इंटरनल कॉम्पोजिशन की वजह से तुम्हारे मीजोमर्स कैसे होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव। और हमसे ऑप्टिकली एक्टिव पूछा हुआ है, राइट। डायस्टीरियोमर्स जो होते हैं हमारे पास वो कैसे होते हैं, हमारे जो होते हैं वो एक दूसरे की मिरर इमेजेस नहीं होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव हो भी सकते हैं, नहीं हो सकते। एट्रोप आइसोमर्स ये भी होते हैं हमारे सिलेबस में, हम इनके बारे में नहीं पढ़ते हैं वैसे, जब सिंगल बॉन्ड में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होती है तब बनते हैं, ठीक है। तो इनएंशियोमर्स जो होते हैं हमारे, वो हमेशा क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, उनकी जो मिरर इमेजेस होती हैं वो नॉन सुपर इम्पोजेबल होती हैं, राइट। तो इनएंशियोमर्स हम लोग यहाँ पर हमारा आंसर जो होगा
that will be your enantiomers. Okay. So next, in SN1 reaction on chiral centers there is, अगर तुम्हारे पास कोई कायरल सेंटर है, चारों ग्रुप तुम्हारे क्या हैं, डिफरेंट हैं, कायरल सेंटर है, तो हमें पता है कि अगर SN1 रिएक्शन होता है तो मैम कार्बोकेटाइन, मान लो ये D तुम्हारा लीविंग ग्रुप है, तो जो कार्बोकेटाइन बनता है वो प्लेनर होता है, प्लेनर होता है तो ऊपर से भी अटैक के चांसेस हैं, नीचे से भी अटैक के चांसेस हैं, ये प्लेन में है ना, एक ही प्लेन में है, ऊपर से भी आ सकता है न्यूक्लियोफाइल, नीचे से भी, तो हमारे रिटेंशन होने के चांसेस भी होते हैं और हमारे इन्वर्जन होने के चांसेस भी होते हैं। अगर कई बार हमें ऑप्शन में क्या बोला होता है कि यहाँ पर 50-50% होती है इन्वर्जन, 50% होती है तुम्हारी रिटेंशन, तब अगर हम लोग को ऐसा ऑप्शन दे रखा है, यहाँ पे कहीं पे भी अगर ऐसा ऑप्शन हो, और ऐसा मतलब वैसे क्या होता है कि तुम्हारी इन्वर्जन जो होती है वो स्लाइटली जो होती है वो ज्यादा होती है रिटेंशन से, ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है इन्वर्जन मोर देन रिटेंशन लीडिंग टू पार्शियल रेसिमाइजेशन, यस पार्शियल रेसिमाइजेशन ही होती है, राइट, पार्शियल रेसिमाइजेशन ही होती है, लेकिन क्या होता था कि अब ये ऑप्शन आने लगा है, पहले ऐसा ऑप्शन आ जाता था 50% रिटेंशन 50% इन्वर्जन, उस केस में अगर हमें पार्शियल रेसिमाइजेशन वाला ऑप्शन नहीं है तब हम वो टिक लगाते हैं, लेकिन अगर मान लो तुम्हारे पास वो ऑप्शन भी है और ये ऑप्शन भी है पार्शियल रेसिमाइजेशन वाला, तो तुम्हारा करेक्ट आंसर क्या होगा, यही वाला, क्योंकि इन्वर्जन जो होती है बेटा, इन्वर्जन जो होती है वो रिटेंशन से स्लाइटली ज्यादा होती है, ठीक है जी, तो तुम्हारे पास थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट, क्योंकि 100% इन्वर्जन तो SN2 में होती है, 100% रेसिमाइजेशन जो होती है वो मैंने बोला, यस 100% रेसिमाइजेशन, अगर ये ऑप्शन ना हो तो जाएंगे हम 100% रेसिमाइजेशन पे, 50% रिटेंशन, 50% ही तुम्हारी क्या होती है उस केस में इन्वर्जन, अगर हमें ये बिल्कुल जो एक्यूरेट ऑप्शन अगर ना गिवन हो, 100% रिटेंशन तो नहीं होती है, इज दैट क्लियर। उसके बाद देखो विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कैन बी यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स, तो देखो मैंने थोड़ी देर पहले ना बोला कि लुकास रिएजेंट वाले बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो तुम खुद देख लो कितने सारे क्वेश्चंस लुकास रिएजेंट पे आ रहे हैं, और मैंने बोला था वहां पे, मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज तुम्हें बोली थी कि जब आप 3 डिग्री का रिएक्शन करवाते हो ना कॉन्सेंट्रेटेड HCl के, तो वो बिना एनहाइड्रस ZnCl2 के साथ भी हो जाता है, क्योंकि क्या होता है ना कि OH इज अ पुअर लिविंग ग्रुप, जो यहाँ पर OH है दैट इज अ पुअर लिविंग ग्रुप, तो ZnCl2 उसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है, उसको बहुत अच्छे लिविंग ग्रुप में चेंज कर देता है, तो ये रिएक्शन होती है, लेकिन 3 डिग्री में इतना स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता है कि बिना एनहाइड्रस ZnCl2 के साथ भी हो जाती है रिएक्शन। तो ये देखो ये क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है, तुम्हारा CH3CH2OH प्लस HCl, यहाँ पर अगर एनहाइड्रस ZnCl2 है तो रिएक्शन हो जाएगी। सेकेंड ऑप्शन में तुम्हारा 1 डिग्री है और एनहाइड्रस ZnCl2 नहीं है, तो ये रिएक्शन हो ही नहीं सकती। थर्ड वाला जो है तुम्हारा, देखो ये 3 डिग्री है बेटा, ये तुम्हारा 1 डिग्री था, यहाँ पे साइड में लिखती हूँ, ये 1 डिग्री है, ये तुम्हारा 3 डिग्री है, तो इसे जरूरत नहीं है एनहाइड्रस ZnCl2 की, रिएक्शन होगी। फिर तुम्हारे पास क्या है यहाँ पर 2 डिग्री, इसमें एनहाइड्रस ZnCl2 की जरूरत है और है भी, तो ये रिएक्शन होगी, तो सेकेंड वाली नहीं होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कैन बी यूज्ड, हाँ हमें यूज बताने हैं, तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ हम यूज कर सकते हैं, तो हमारा सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। सेकेंड क्यों नहीं थी, क्योंकि उसमें हमें एनहाइड्रस ZnCl2 नहीं दिया था। Now, which of the following compounds will undergo racemization when solution of KOH hydrolyzes? तो सबसे पहली बात है बेटा, स्टीरियोकेमिस्ट्री की जो बात है, स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात हम कब करते हैं, जब हमारे पास कायरल सेंटर हो, कायरल सेंटर नहीं है फिर क्या रिटेंशन क्या इन्वर्जन, सबसे पहले तो ढूंढो कि कायरल सेंटर कहाँ कहाँ है, जहां कायरल सेंटर होगा वहीं तुम्हारे पास स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात होगी। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं इस कार्बन पे, इस पर्टिकुलर कार्बन पे Br है, Br है, Cl है, H है और एक तरफ फिनाइल है, ठीक है, ऐसे सोच लो, ये कार्बन है, H है, Br है, Cl है और फिनाइल है, चारों डिफरेंट ग्रुप है, तो ये कायरल कार्बन है, ये कार्बन तुम्हारा कायरल है। अब तुम सेकंड कार्बन को देखो, क्या ये कायरल है, जिसके साथ लीविंग ग्रुप जुड़ा है वो कार्बन देखना है, तो यस यहाँ पर ये कार्बन कायरल नहीं है, क्योंकि दो
H हैं, 2 H हैं भाई इसके साथ, तो ये कार्बन कहाँ से कायरल हुआ, 2 H हैं Cl, फिर तुम्हारा ये इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये कायरल ही नहीं है, तो इसमें स्टीरियो की मैं बात क्यों करूं। ये वाला देखो यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं सेम, 4 ग्रुप डिफरेंट नहीं है। अच्छा हमें तो वो देखना है ना, ये वाला कार्बन जिसके साथ लीविंग, तो इसमें भी देख लो 2 हाइड्रोजन है सेम है, तो दैट मीन्स ये भी कायरल नहीं है, तो इसके बारे में भी हम बात नहीं करेंगे। ये वाला देखो कायरल है, चारों ग्रुप डिफरेंट है, तो इसमें स्टीरियो की बात होगी। यस, यहाँ पर रेसिमाइजेशन होगी, रिटेंशन भी होगी, इन्वर्जन भी होगी, ऊपर वाले में भी होगी, ठीक है जी, क्योंकि चारों ग्रुप डिफरेंट है। तो आपके पास ऑप्शन नंबर 1 and 4 3 ऑप्शन, 3 ऑप्शन वाला जो है दैट इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है जी। तो जब भी कभी आपसे स्टीरियो की बात करें कि रेसिमाइजेशन होगा या SN2 दे रखा है कि इन्वर्जन होगा या नहीं, पहले आप चेक करो जो कंपाउंड आपको दिया है, जिस कार्बन के साथ लिविंग ग्रुप जुड़ा है, क्या वो कायरल कार्बन है या नहीं है। ओके, सो इतने ही क्वेश्चंस थे बेटा हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स के, जो मैं आप लोग के साथ डिस्कस करने के लिए लेके आई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट PYQs थे। आई होप आपने यहाँ से काफ़ी कॉन्सेप्ट सीखे होंगे, और अगर किसी को हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स में अभी भी डाउट है तो आप मेरा वन शॉट देख सकते हैं, वीडियो चैनल पे ही है। और अगर आपको PYQs सीरीज में मजा आ रहा है तो प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बेटा, मैं आप लोग के लिए और सीरीज लाऊंगी, हम सारे ही चैप्टर्स के PYQs लगभग डिस्कस करेंगे। एंड कीप सपोर्टिंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच।